ऑर्थोपेडिक और ट्रॉमा एनेस्थीसिया। सच पूछें तो ये एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के लिए किसी मैदान जंग से कम नहीं। इस तफसीली जायजे में हम खास तौर पर रेजिडेंट फिजिशियंस के लिए इन हाई यील्ड क्लिनिकल टॉपिक्स को बिल्कुल निचोड़कर एक बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करेंगे। अच्छा, जरा सोचें, एक बज़ाहिर रूटीन की हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी और एक इंतहाई खौफनाक किस्म के बर्न ट्रॉमा में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? इसका जवाब है हाई स्टेक्स हीमोडायनामिक मैनेजमेंट। चाहे इलेक्टिव ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो या फिर कोई अचानक पेश आने वाला इमरजेंसी ट्रॉमा, दोनों में ही फिजियोलॉजी को बिल्कुल काबू में रखना और हर लम्हा मुस्तहकम रखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो हमारा आज का रोड मैप कुछ यूं है। हम ऑर्थोपेडिया की पेचीदगियों और खतरात से शुरुआत करेंगे, फिर जॉइंट और एक्सट्रेमिटी प्रोसीजर्स, उसके बाद ट्रॉमा, एयरवे और रेसिसिटेशन, फिर न्यूरो ट्रॉमा और आखिर में बर्न रेसिसिटेशन और मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। कंट्रोल माहौल से लेकर बिल्कुल गैर मुतवक्का ट्रॉमा तक का एक मुकम्मल सफ़र। तो बात शुरू करते हैं ऑर्थोपीडिक पेचीदगियों और ख़तरात से। बज़ाहिर ये इलेक्टिव सर्जरीज होती हैं, लेकिन यकीन जाने इनमें सिस्टमिक रिस्क इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर पहले से तैयारी ना हो तो सूरत हाल बहुत जल्दी बिगड़ सकती है। सबसे पहले है बोन सीमेंट इम्प्लांटेशन सिंड्रोम यानी BCIS। होता यह है कि जब जोड़ों में PMMS सीमेंट डाला जाता है तो इंट्रामेडुलरी प्रेशर 500 मिलीमीटर मर्करी को भी क्रॉस कर जाता है। कोई छोटी बात नहीं है ये। इसकी वजह से फौरन हाइपोक्सिया, हाइपोटेंशन और अरिथमियाज हो सकते हैं। इसीलिए क्लिनिकली ये बहुत ज़रूरी है कि सीमेंट डालने से पहले ही ऑक्सीजन बढ़ा दी जाए और मरीज को बिल्कुल एवोलिमिक रखा जाए। और फिर है फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम या FES। इसके बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है ना, वो इसकी टाइमलाइन है। ये आमतौर पर लंबी हड्डियों या पेल्विस के फ्रैक्चर के पहले 72 घंटों के अंदर ही होता है और इसकी क्लासिक ट्रायड यानी 3 अलामात याद रखने वाली हैं: सांस में शदीद दुश्वारी, अचानक कन्फ्यूजन और जिल्द पर वो छोटे छोटे सुर्ख धब्बे जिन्हें हम पेटीके कहते हैं। अब चूंकि इसका कोई एक हतमी लैब टेस्ट नहीं है तो क्लिनिकल तशखीस के लिए गर्ड्स क्राइटेरिया यानी GURDS क्राइटेरिया पर इन्हिसार करना पड़ता है। ये एक तरह की लाजमी चेकलिस्ट है। इसके मेजर क्राइटेरिया में हाइपोक्सीमिया, आसाबी दबाव या उलझन और वही पेटिकल रैश शामिल हैं। पक्की तशखीस के लिए कम से कम 2 मेजर या फिर 1 मेजर और 4 माइनर क्राइटेरिया का होना लाजमी है। अच्छा, इसके अलावा DVT का खतरा अगर मुनासिब एहतियात ना हो तो ये 40 से 80% तक हो सकता है। बहुत बड़ा नंबर है ये। और जब टॉर्निकेट इस्तेमाल कर रहे हों तो उसूल बिल्कुल सीधा है। प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ठीक 100 मिलीमीटर मरकरी ऊपर रखना है। एक और इंतहाई अहम बात, ब्लड थिनर यानी LMWH देने के बाद न्यूरल एक्सियल ब्लॉक के लिए 10 से 12 घंटे का इंतजार हर सूरत करना है। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। अब जरा प्रोसीजर के लिहाज से बात करते हैं। हमारा अगला हिस्सा है जॉइंट और एक्सट्रीमिटी प्रोसीजर्स। यहां सारा खेल मरीज की पोजीशनिंग और रीजनल ब्लॉक्स का है। जैसे अगर कंधे की सर्जरी है तो इंट्रास्कैलिन ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक को बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। ये टेक्निक जनरल एनेस्थीसिया के साथ मिलकर इतना ज़बरदस्त काम करती है कि सर्जरी के बाद दर्द से बेहतरीन और तवील मुद्दती रिलीफ मिलता है। लेकिन, और ये वाकई सबसे अहम नुक्ता है, बीच चेयर पोजीशन के साथ कुछ संगीन खतरात जुड़े हैं। इस पोजीशन में दिमाग की तरफ खून की रवानी खतरनाक हद तक गिर सकती है। तो उसूल क्या है? तबाकुन आसाबी नुकसान से बचने के लिए इन्वेजिव ब्लड प्रेशर ट्रांसड्यूसर को हर हाल में दिमाग की सतह पर यानी कान के बैरूनी हिस्से पर जीरो करना है। इसे दिल की सतह पर हरगिज नहीं रखना। अब जरा गियर शिफ्ट करते हैं और चलते हैं ट्रॉमा, एयरवे और रिससिटेशन की तरफ, जिसे गोल्डन आवर भी कहा जाता है। ये एक बिल्कुल ही अलग और डायनामिक दुनिया है। यहां हम फर्ज करके चलते हैं कि मरीज का मैदा भरा हुआ है और उसकी सर्वाइकल स्पाइन को नुकसान पहुंच चुका है। हेमरेज यानी खून बहने की इन 4 क्लासेस को समझना हमारे लिए एक मेंडल मैप का काम देता है। क्लास 1 में खून का नुकसान 15% से कम होता है, ज़्यादा फ्लूइड की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लास 2 में सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स आता है, लेकिन क्लास 3 में जहां 30 से 40% खून बह चुका हो वहां ब्लड प्रेशर गिर जाता है और खून देना पड़ता है। और क्लास 4 40% से ज़्यादा नुकसान, मरीज बेहोश, ये सीधा सीधा भारी मिकदार में ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत का इशारा है। और जब डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन की बात आती है तो एक नंबर जहन में नक्श कर लें: 1, 1 और 1, यानी रेड ब्लड सेल्स, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और प्लेटलेट्स का बराबर तनासुब। ट्रॉमा में जो कोएगुलोपैथी यानी खून न जमने का मसला होता है ना, उसे फौरन काउंटर करने के लिए ये 1:1:1 का तनासुब लिटरली लाइफ सेविंग है। यहां से हम बढ़ते हैं न्यूरोट्रॉमा की जानिब, यानी दिमाग और रीढ़ की हड्डी का तहफ़्फ़ुज़।
अब हमारा पूरा फोकस इस बात पर शिफ्ट हो जाता है कि किसी भी तरह सेकेंडरी आसाबी इंजरी ना होने पाए। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी यानी टीबीआई में हमारे टारगेट्स बहुत ही कैलकुलेटेड होते हैं। सीपीपी को 50 और 70 के दरमियान रखना है और आईसीपी हर हाल में 20 से नीचे रहे। हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का 90 से कम होना और हाइपोक्सीमिया यानी ऑक्सीजन का 60 से गिरना, ये दोनों चीज़ें सख्ती से अवॉइड करनी है, वरना मोर्टेलिटी रेट तेज़ी से ऊपर जाता है। और हाँ, अगर आईसीपी बढ़ जाए तो मैनेटॉल या बार्बिचुरेट्स हमारे मेन टूल्स हैं। इन दोनों के दरमियान का फ़र्क बहुत ज़बरदस्त तरीके से वाज़े करता है कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की अप्रोच में कितना तजाद है। ब्रेन इंजरी में हमें सख्ती से आईसीपी कम करना है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में मामला बिल्कुल उलट है। वहाँ हमारी सबसे बड़ी तरजीह होती है कि ब्लड प्रेशर यानी MAP नॉर्मल से भी ऊपर रखा जाए ताकि स्पाइनल कॉर्ड की परफ्यूजन होती रहे। और रही बात स्टेरॉइड्स की, तो इसका कोई खास फ़ायदा अब तक साबित नहीं हो सका। आइए अब अपने आखिरी और इंतहाई अहम हिस्से की तरफ चलते हैं, बर्न रिसेसिटेशन और मैनेजमेंट। शदीद जलने वाले मरीजों में सिस्टेमिक शॉक, फ्लूइड का तेज़ी से ज़ाया होना और एयरवे के जो खतरात होते हैं वो बिल्कुल मुनफरिद नौइयत के होते हैं। तो चलें देखते हैं कि फ्लूइड्स को कैसे मैनेज किया जाता है। पार्कलैंड प्रोटोकॉल इस सिलसिले में एक बेहतरीन स्टेप बाय स्टेप गाइड है। पहले मरहले में दरकार फ्लूइड का हिसाब लगाया जाता है, फिर इस टोटल का ठीक आधा हिस्सा चोट लगने के पहले 8 घंटों में दिया जाता है और बाकी बचा हुआ आधा हिस्सा अगले 16 घंटों में। और इस सारे अमल के लिए आमतौर पर लैक्टेटेड ड्रिंकर्स को सबसे बेहतरीन फ्लूइड माना जाता है। और क्लिनिकल एतबार से ये 48 घंटे का जो कट ऑफ मार्क है ना, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जलने के ठीक 48 घंटे बाद मरीज को सक्सीनाइल कोलिन देना बिल्कुल सख्ती से मना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद ये दवा जिस्म में पोटेशियम की सतह को इस हद तक बढ़ा सकती है कि जानलेवा अरिथमियाज पैदा हो सकते हैं। इसे हर सूरत जहन में रखना है। तो जैसे जैसे हम इन तमाम पेचीदा फिजियोलॉजिकल चैलेंजेस में महारत हासिल कर रहे हैं, सोचने की बात यह है कि डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन की प्रोटोकॉल्स में जो ये मुसलसल इर्तिका हो रहा है, ये मुस्तकबिल में ट्रॉमा केयर के इन इब्तदाई और नाजुक तरीन लम्हात को मजीद कैसे बदल के रख देगा। इस तफसीली जायजे का मकसद यही है कि हम तिब्बी हक़ाइक़ को सिर्फ याद न रखें, बल्कि इस क्लिनिकल महारत के सफ़र में तजस्सुस को हमेशा जिंदा रखें।